हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग SBI PO प्रीलिम्स 2020 के जितने भी सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक के पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस सेशन में डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है A vessel contains a mixture of milk and water in the ratio 6:1 respectively। एक वेसल में मिल्क और वाटर है, किस रेशियो में? 6 और 1 के रेशियो में। 6 और 1 के रेशियो में। तो मान लीजिए मिल्क हमारा 6x है, वाटर हमारा 1x है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इफ 21 लीटर्स मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद 77 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब कह रहा है कि अगर इस मिक्सचर से क्या करता है, पहले 21 लीटर मिक्सचर को हटा लिया जाता है और बाद में मिल्क ऐड कर दिया जाता है 77 लीटर्स मिल्क हमारा 77 लीटर को बाद में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये निकाल रहा है इसलिए माइनस लगाया है, ये ऐड हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मिक्सचर से हमारा 21 लीटर हट रहा है। तो एक काम करें, पहले 21 लीटर जो मिक्सचर है ना, उसमें देख लेते हैं मिल्क कितना है और वाटर कितना है। ठीक है, मिल्क का वाटर का रेशियो हमारा 6:1 दिया हुआ है, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू 21 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 3 है। तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा? 6 3 18 और वाटर हमारा कितना हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, वाटर इसमें हमारा 3 निकल रहा है और मिल्क हमारा 18 निकल रहा है। तो सबसे पहले मिल्क हमारा क्या है? 6x है, इसमें से 18 निकाल देते हैं और इसमें 77 लीटर मिल्क ऐड भी हो रहा है, प्लस 77 कर दिए। ये हमारा फाइनल मिक्सचर का बात हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया? मिल्क हो गया फाइनली। तो मिल्क हमारा फाइनली कितना हुआ? 6x प्लस 9 और 6 में से 1 5 59। ओके, तो फाइनली मिल्क हमारा इतना हो गया। और वाटर हमारा कितना हुआ? फाइनली हमारा वाटर कितना बचा? पहले x था, उसमें से कितना निकल गया? 3 लीटर निकल गया। तो वाटर हमारा इतना बचा। वाटर तो कुछ ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए वाटर में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही होगा। अब मिल्क में पहले 18 लीटर हटा था और 77 लीटर बाद में ऐड हुआ है, इसलिए फाइनली मिल्क हमारा इतना हो गया, फाइनली वाटर हमारा इतना हो गया। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है? देन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। मतलब फाइनल मिक्सचर है ना, इनिशियल मिक्सचर का ट्वाइस हो जाता है। जो फाइनल मिक्सचर बाद में जो बनता है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर हमारा कितना है? मिल्क हमारा इतना है, वाटर हमारा इतना है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 6x प्लस x हमारा 7x प्लस 59 माइनस 3, ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर हमारा 6x प्लस x मतलब 7x है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वन वेरिएबल का इक्वेशन है। 7x प्लस 56 इज इक्वल टू 14x। ठीक है, 7x बराबर 56 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। x का वैल्यू 8 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर पूछा है। सो क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर हमारा कितना है? 6x प्लस x हमारा 7x है। 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 8 है। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56 लीटर आएगा। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमारा 56 लीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा दिया हुआ था कि पहले मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ था 6 और 1 का रेशियो दिया हुआ था। तो हम लोग मान लिए कि मिल्क हमारा 6x है, वाटर हमारा x यूनिट है, और उसमें से 21 लीटर मिक्सचर को हटाया जाता है। तो 21 लीटर मिक्सचर को हटाए, तो पहले हटाने के लिए हमको देखना होगा 21 लीटर मिक्सचर में कितना मिल्क और कितना वाटर है। तो इसको रेशियो के हेल्प से हम लोग सॉल्व किया। तो 18 लीटर वाटर था, 3 लीटर मिल्क था, सॉरी अपोजिट है, 18 लीटर मिल्क था, 3 लीटर वाटर था। तो इस 6x में से 18 लीटर को हटा दिया, बाद में 77 लीटर मिल्क ऐड किया जा रहा है, तो दोनों को ऐड कर दिए। तो फाइनली मिल्क हमारा इतना हो गया, फाइनली वाटर
इतना हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, रिजल्टेंट मिक्सचर मतलब जो फाइनल मिक्सचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मिक्सचर था। तो इसी इक्वेशन में सबके वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। हमसे सवाल में क्या पूछा था, इनिशियल मिक्सचर का क्वांटिटी निकालना था। तो इनिशियल मिक्सचर हमारा 7x था, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते 56 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज L मीटर्स एंड 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेंथ कितना है, L मीटर है, स्पीड कितना है 108 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर ले तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा। तो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये तो आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा 30 सेकेंड स्पीड आ गया। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 60% लेस देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इन 28 सेकेंड। अच्छा, इधर किसका लंबाई है, ट्रेन का लंबाई है, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या दे रहा है, प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है 60% कम है ट्रेन के लेंथ से। मतलब कि ट्रेन के लेंथ का 40% है, 40% ऑफ एल हो जाएगा। कोई भी अपने आप का 100% होता है, ये तो आपको पता है। तो 60% कम है मतलब 100 से 60% कम है, तो मतलब कितना है 100 का 60% कम मतलब 40% है। तो वही किए यहाँ पे कि 40% ऑफ एल है, 40% मतलब 2/5 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। तो ये हमारा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गया। अब क्या हो रहा है कि ट्रेन है ना इस प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो एक चीज जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड ट्रेन का कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है एल है, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 2L/5 है, अपॉन टाइम कितना है 28 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। टाइम हमारा 28 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एल का वैल्यू आ जाएगा। तो 30 इंटू 28, 28 बार LHS में भेज दिए, इधर क्या हो जाएगा 5 LCM होगा, 5L प्लस 2L। ठीक है, तो 8 3 24, 3 6 प्लस 7 8 840 इज इक्वल टू 7L/5। तो 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इतना हो गया। तो L का वैल्यू हमारा कितना हो गया, L का वैल्यू हो गया 600। L का वैल्यू हमारा 600 मीटर आ गया, जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, इफ ट्रेन बी क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये तो ट्रेन ए का बात हो रहा था, किसका लंबाई है, ये ट्रेन ए का लंबाई है। अब क्या बात करते हैं, ट्रेन बी का बात करते हैं। ट्रेन बी है जो कि वही प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमारा इतना है, तो 2/5, एल का वैल्यू कितना है 600 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 मीटर आ गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन बी के लिए, फॉर ट्रेन बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ट्रेन बी का कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कितना मीटर पर सेकेंड है, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो स्पीड की जगह पे 25 लिख दिए। डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज 240 मीटर अपॉन टाइम, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 24 सेकेंड में। तो यहाँ पे 24 लिख दिए। इसको सॉल्व करने से हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन बी आ जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन बी को निकालने के लिए इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 4 जा 20 और 10 प्लस 8 18 प्लस 2 24 प्लस 2 6। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी हमारा कितना आ गया 600 माइनस 240। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी हमारा कितना आ गया 360 आया। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी हमारा 360 मीटर आ गया।
आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ट्रेन ए ट्रेन बी को कितने टाइम में क्रॉस करेगा एक ही डायरेक्शन में चलने में। तो टाइम हमको निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो टाइम हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी अपॉन स्पीड, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे लिख के बताते हैं, एक सेकेंड, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड का डिफरेंस होता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को ऐड किया जाता है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं जा रहा है, सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो स्पीड का डिफरेंस होगा। ट्रेन ए का स्पीड हमारा 30 है, ट्रेन बी का स्पीड हमारा 25 है, तो 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 600 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 5, इतना सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 960 बाई 5, डेट इज टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 9 40, 5 5 5 9 45, 5 2 10, 192 सेकेंड हो गया टाइम का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है 192 सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसमें हमको कुछ नहीं था, सबसे पहले हमको लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकालना होगा, उसके लिए हम लोग ये स्टेप को किए हैं, तो हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन ए आ गया। बाद में हमको लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकालना पड़ा, और फिर दोनों का हेल्प से हम लोग टाइम निकाल दिए कि ए बी को कितने समय में क्रॉस कर पाएगा सेम डायरेक्शन में, जो कि 192 सेकेंड हमारा आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है। इसमें क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट 45% ऑफ वर्क इन 11 होल 1/4 days and B can do 30% of same work in 3 days। अच्छा, पहले देखिए 45% वर्क को कितना दिन में खत्म करता है, 11 होल 1/4 days में, मतलब कि 44 प्लस 1 45/4 days में कंप्लीट करता है। तो 100% वर्क को कितना डेज में कंप्लीट करेगा, 45/4 मल्टीप्लाइड बाई 45 इंटू 100, 45 से 45 गया, 4 2 जा 25, तो 100% वर्क को करने में उसको 25 डेज लगेगा। किसका बात हो रहा है, ये ए का बात हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बी के लिए यही काम करते हैं। बी 30% वर्क को कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है, 3 डेज में कंप्लीट करता है। तो 100% वर्क को कितना डेज में कंप्लीट करेगा, 3/30 मल्टीप्लाइड बाई 100, 30 को डिवाइड में कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से 10 टाइम्स कटेगा, 10 से हमारा 100 कट जाएगा। तो 100% वर्क को करने में बी को हमारा कितना डेज लगेगा, 10 डेज लगेगा। किसको 10 डेज लगेगा, तो ये बी को लगेगा, ठीक है। इससे हमारा एक चीज होगा, ए और बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए का काम करने में 25 दिन लगता है, बी को काम करने में 10 दिन लगता है, तो 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आई थिंक 50 होगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 2 हो गया, बी का एफिशिएंसी 5 यूनिट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट। ये ए का है और ये बी का है। चलिए, इतना से तो हमको ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ ए बी सी कैन डू द सेम वर्क इन इतना डेज। अच्छा, अब क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है, कितना दिनों तक काम करते हैं, 6 होल 1/4 डेज तक काम करता है, तब उस काम को कंप्लीट कर लेता है। टोटल काम हमारा कितना है, वो भी तो निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क ये तो हम लोग निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए, 50 निकाले हुए हैं। ये जो एलसीएम आता है ये ना हमारा टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क हमारा 50 है, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 50 यूनिट्स का काम करने के लिए ए बी सी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इतना दिन में कंप्लीट करता है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट, सी का एफिशिएंसी हमको नहीं पता है तो सी ही मान लेते हैं, इनटू 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4 इज इक्वल टू 50 आ गया। 25 से काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, 5 + 2 7 प्लस सी
का वैल्यू कितना आ गया, 4 टू 8 यूनिट आ गया। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा सी का एफिशिएंसी। ये क्या बनाया है, एफिशिएंसी आया है सी का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड दैट सी इज हाउ मच परसेंट लेस एफिशिएंट देन ए। मतलब कि सी का और एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी, मतलब सी का एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी से कितना परसेंट कम है। सी का एफिशिएंसी हमारा 1 यूनिट है, ए का एफिशिएंसी हमारा 2 यूनिट है। देखने ही से लग रहा है कि सी हमारा ए के एफिशिएंसी से कितना परसेंट कम है, 50% कम है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस पहले लेते हैं। तो 1 आया, किसके कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 के कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 50% आ गया, जो कि हमारा 50% आंसर हो गया। तो सी का एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी से 50% कम है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 50%। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमारा 2 से 3 लाइन में सॉल्व होने वाला है, लेकिन हम इतना इलाबोरेट करके इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल हमारा एजेस का है। इसमें क्या बोल रहे हैं, 6 years ago the ratio of age of Kunal to Sagar was 6:5 and 4 years hence ratio of age of Kunal to Sagar will be 11:10। दो पर्सन हैं, एक कुणाल है, दूसरा सागर है। 6 साल पहले का बात कर रहा है। कुणाल और सागर का एज का रेशियो 6:5 है। ठीक है, और 4 साल बाद, ये कितना साल पहले का बात है, 6 years ago। ठीक है, और 4 साल बाद 11:10 हो जाता है। ये कब का बात है, 4 years आफ्टर या हेंस। ठीक है, ये 6 साल पहले का बात है, ये 4 साल पहले का बात है। तो दोनों का ईयर का डिफरेंस कितना आ गया, 6 + 4 हमारा 10 years हो गया। कितना हो गया, 10 years हो गया, 6 + 4। और रेशियो के हिसाब से 6 से 11 हो रहा है, मतलब 5 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। 5 से 10 हो रहा है, मतलब 5 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यही 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हमारा कितने के बराबर है, 10 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, क्योंकि रेशियो के हिसाब से हमारा 5 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना यूनिट बढ़ रहा है, 10 ईयर्स बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल आ गया। तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सागर। सागर का प्रेजेंट एज पूछा है। तो सागर का 6 साल पहले एज कितना है, सागर एज 6 ईयर्स अगो कितना है, 5 यूनिट का, मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ईयर्स है। मतलब कि सागर हमारा 10 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले 10 साल का है। सो प्रेजेंट एज ऑफ सागर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए कि 6 इयर्स पहले वो 10 साल का था, तो अभी कितना साल का हो जाएगा, 10 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इयर्स का हो जाएगा। ठीक है, 16 इयर्स प्रेजेंट एज ऑफ सागर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है। 16 इयर्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये। पहले क्या था कि 6 इयर्स एगो का दोनों का एज का रेशियो दिया हुआ है, फिर 4 इयर्स आफ्टर का दोनों का एज का रेशियो दिया हुआ है। तो दोनों का कितना साल का कंपैरिजन हो रहा है, तो 10 साल का कंपैरिजन हो रहा है। और रेशियो के हिसाब से हमारा 5 यूनिट है, मतलब 5 यूनिट इंक्रीज किया है। इसी 5 यूनिट का वैल्यू 10 इयर्स का दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 इयर्स आ जाएगा। तो हमारा प्रेजेंट ऑफ सागर पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कुछ भी बता सकते हैं, कुणाल का भी बता सकते हैं, सागर का भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ सागर पूछा है। तो 6 साल पहले सागर का एज हमारा 5 यूनिट था, मतलब 10 ईयर्स था। तो परसेंटेज ऑफ सागर 16 ईयर्स हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का है। इसमें क्या बोल रहा है, A and B entered into a business by making investment of ₹2400 and ₹2800 respectively। अच्छा, पहले A और B एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। A का इन्वेस्टमेंट 2400 रहता है, B का इन्वेस्टमेंट 2800 रहता है। आफ्टर 6 months A लेफ्ट द बिजनेस, मतलब 6 महीना के बाद A ने बिजनेस को छोड़ दिया। मतलब ए हमारा 6 मंथ तक बिजनेस में रहा था, तो इसलिए 2400 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, 6 महीने के बाद ए तो बिजनेस छोड़ दिया। एंड आफ्टर 4 more months, मतलब 4 महीना और बाद, मतलब
पहले 6 ईयर्स बाद था, उसमें 4 साल और एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, 10 साल हम क्यों बोल रहे हैं, 4 महीना और जोड़ दिए तो 10 मंथ्स आ गया, 10 मंथ्स आफ्टर का बात हो रहा है। 10 महीने बाद क्या होता है, सी ज्वाइंड द बिजनेस विथ कैपिटल 20% मोर देन एज इन्वेस्टमेंट। 10 महीने बाद हमारा सी भी बिजनेस में आ जाता है, कितने रुपए के बिजनेस में आता है, 20% करता है, 20% ज़्यादा इन्वेस्ट करता है एक इन्वेस्टमेंट का। ए का इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 2400 है, तो सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 20% ज़्यादा, मतलब 120% है 2400 का, ठीक है। इसका मतलब सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 120 बटा 100 ऑफ 2400 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गए, तो सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8, 4 4 8 प्लस 2 0, सी का इन्वेस्टमेंट इतना आ गया 2880, ठीक है। ये सी हमारा कितने महीने बाद ज्वाइन किया है, 10 महीने बाद। अब क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा मतलब बी हमारा पूरा 12 महीने तक ज्वाइन रहा, सी 10 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब 2 महीने तक ज्वाइन रहा, क्योंकि टोटल एक ही ईयर का बात हो रहा है, ठीक है। सम ऑफ प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ए एंड सी इज 4200। तो सबसे पहले क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस रेशियो को सॉल्व कर देते हैं। एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया, 2 से काटे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। 3 से काटे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर किससे से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, अब 4 6 जा 24, ठीक है। अब किससे से काटे, अभी फिलहाल 2 से ही नहीं, 4 से ही काट देते हैं, 15 टाइम्स कटा, ये 35 हो गया, ये हमारा 2 कट गया, अब 4 6 जा 24 हुआ, ठीक है। अब किससे कटेगा, नहीं कटेगा, तो ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया, मतलब कि ये किस चीज़ का रेशियो है, ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो है, प्रॉफिट शेयर का ये रेशियो हो गया। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज, मतलब ए का 15 यूनिट है, सी का 6 यूनिट है, इस दोनों को ऐड कर देंगे रेशियो के हिसाब से, तो इसका कितना वैल्यू है, ₹4200 वैल्यू है, मतलब 21 यूनिट का वैल्यू ₹4200 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, ₹200 हो जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हमको निकल गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना है, सिंपल है। सो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 15 यूनिट प्लस 35 यूनिट प्लस 6 यूनिट, इतना यूनिट का टोटल प्रॉफिट है। अब 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 200 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35 प्लस 40 प्लस 5 50 प्लस 6 56 को ₹200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 00, 11,200 टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 11,200, सिंपल है। तो इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना रहता है, प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालना रहता है। जब प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकल जाएगा तो उसमें क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, और 1 यूनिट का वैल्यू निकलने के बाद हमसे ए का शेयर पूछे या बी का पूछे या सी का पूछे या फिर तीनों का पूछे मिला के, या टोटल पूछे, कुछ भी पूछे, 1 यूनिट का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग उसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man borrowed ₹12,000 on compound interest at the rate of 20% per annum, and at the end of first year, man again borrowed ₹X more on compound interest at the same rate of interest। अच्छा, क्या होता है कि 12,000 रुपया कोई इंसान CI पर लेता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता है, रेट कितना है, 20% पर एनम है। अब क्या कहता है कि 1 साल बाद वो X रुपया और ले लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर,
सेम रेट मतलब 20% पर एनम पे ही लेता है। इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब टाइम 2 साल है। 12,000 के लिए हमारा टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। ठीक है, 12,000 के लिए 2 ईयर्स है टाइम। और बाद में जो x रुपया लेता है, बाद में जो क्या लेता है, x रुपया लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए भी 20% पर एनम ही है। इसके लिए टाइम कितना है, 1 ईयर है, क्योंकि 1 साल बाद ही लेवे करता है, अगले साल इसको लौटा ही देता है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 1 ईयर हुआ। तो इसमें दो जगह हम लोग सॉल्व करेंगे, बाद में टोटल दोनों को ऐड कर देंगे। 12,000 के लिए टाइम हमारा 2 ईयर्स है और x रुपए के लिए टाइम हमारा 1 ईयर है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है लास्ट में, मैन पे टोटल अमाउंट ऑफ ₹20,400 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। बाद में 2 साल के बाद इतना रुपया पे करता है। तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं, इसको सेकेंड केस मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस का हम लोग अमाउंट निकालते हैं। एक सेकेंड, अमाउंट निकालने से पहले हम लोगों को इफेक्टिव मतलब नेट हम लोगों को वो पता रहना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट तो है नहीं कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40% हो जाएगा। ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट को निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, तो 20% का 2 साल के लिए कंपाउंड रेट कितना होता है, 44% होता है। ये तो याद है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 यूनिट से 6 यूनिट गया। रेट लगता है तो दाम बढ़वे नहीं करता है। तो पहले 5 था, एक बढ़ के 6 हो गया, ये पहला साल का हो गया। फिर 5 था, एक बढ़ के 6 हो गया, ये दूसरा साल का हो गया। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 हुआ, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 हुआ। तो 25 से 36 बढ़ रहा है, मतलब कितना यूनिट बढ़ रहा है, 11 यूनिट बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है, 25 पे बढ़ रहा है। इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको 4 टाइम्स कट किया तो कितना हो गया, 44% आ गया। ये हमारा नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। इससे इसके हेल्प से हम लोग बिना किसी फार्मूला के यूज़ किए हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 44% आ गया। इतना कॉमन कॉमन चीज़ आपको याद रहे तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मुझे याद है, यहाँ पे 44% मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। ठीक है, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं अभी बताया हूँ वैसे उसके हेल्प से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने क्या है, मतलब निकाल सकते हैं। चलिए इसको इरेज करके आगे बनाते हैं। हाँ, तो फर्स्ट केस के लिए हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 44% है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 144/100 ऑफ 12,000। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8, 8 + 4 12, 4 + 2 6 + 1 7 1, मतलब 17,280 रुपीज़ हो गया। मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा। ठीक है, सेकेंड केस में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकेंड केस में हमारा देखिए यहाँ पे कि टाइम हमारा 1 ही साल है, तो सेकेंड केस में ऐसा ही निकालो या सी आई निकालो, बात बराबर है, क्योंकि टाइम तो हमारा 1 ईयर है। सी आई कब हमारा काम आता है, जब टाइम हमारा 1 साल से ज़्यादा होता है। जैसे इस केस में, फर्स्ट केस में देखिए टाइम हमारा 2 साल था, 2 ईयर्स था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 40 नहीं ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 44 आ गया। कैसे आया वो हम निकाल के आपको बता चुके हैं। तो सेकेंड केस के लिए हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 20% रेट है तो 120 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ प्रिंसिपल कितना x है, तो x हो जाएगा 2 6 = 12, 2 5 = 10, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 6x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट निकालते, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल अमाउंट का जिक्र किया है। टोटल अमाउंट हमारा कितना है, हम लोग के हिसाब से 6x/5 + 17,280 है, और क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू 20,400 दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है ना, देखिए मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो दिया है वही लिख रहे हैं। ठीक, तो 6x/5, अब तो पता चल गया होगा कि इसके हेल्प से, इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो 20,400 माइनस 17,280 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 20 और 1
3, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ 3120। तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 520। मतलब x का वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई 520 होगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 5 2 जा 10, 25 1 26। x का वैल्यू 2600 हो गया। किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। क्वेश्चन में हमको x ही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो 2600 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। x का वैल्यू 2600 है। तो ये मेरा अप्रोच हो गया। हो सकता है कि आपका अप्रोच दूसरा हो, किसी और का अप्रोच कोई दूसरा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड यही है। इतना टाइम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें आपको एक एक चीज़ लिख के बताना पड़ रहा है। जब मैं एग्ज़ाम देता रहता तो मैं इतना चीज़ तो नहीं लिखना चाहता, सो टोटल अमाउंट बराबर है इतना, बराबर है इतना, ये कौन लिखेगा। वहाँ पे डायरेक्ट हम फर्स्ट का अमाउंट इतना काम करते, सेकेंड का अमाउंट इतना काम करते, अब बाद में डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाते। 6x में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मतलब फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 45 सेकेंड काफ़ी है, ठीक है। 45 सेकेंड्स में ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 12,000 को हम लोग 2 ईयर्स पे ले लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। सेकेंड पार्ट में हम लोग x को 1 ईयर के लिए ले लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। दोनों का अलग अलग से अमाउंट निकाल दिया, दोनों को बाद में ऐड कर दिए और टोटल अमाउंट हमारे क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है तो इसके इक्वेट कर दिए थे। x का वैल्यू 2600 आ गया, ठीक है। ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछला क्वेश्चन SI का था, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी पिछला क्वेश्चन CI का था, नेक्स्ट क्वेश्चन SI का आ गया। A invested rupees X in a scheme on simple interest at the rate of 20% per annum for 2 years and B invested rupees Y in same scheme. If interest got by A is rupees 480 more than that of B after 2 years. अच्छा ठीक है। अब X Y में एक रिलेशन दे दिया है। X is 25% more than Y. Y तो इसलिए हम क्वेश्चन आगे पढ़ रहे थे कि बिना X और Y के रिलेशन के कैसे होगा। आगे हमको क्वेश्चन में दे दिया X और Y का रिलेशन। तो रिलेशन से ही पहले चलते हैं। X और Y का क्या बोल रहा है? X इस 25% ज़्यादा है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। Y से ज़्यादा मतलब 4Y है तो हमारा X 5 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब क्या होता है? ऊपर प्लस कर देना होता है। तो Y हमारा 4 है तो X हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। इसको क्या करें? A मान लेते, ठीक है, क्योंकि आगे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। X और Y में रिलेशन हमको आ चुका है। अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A इन्वेस्टेड रुपीज X इन ए स्कीम ऑन SI फॉर 2 ईयर्स, ठीक। A X रुपए को मतलब X की जगह पर 5A लिख सकते हैं। 5A को SI पर इन्वेस्ट करता है। रेट कितना परसेंट है? 20% पर एनम के हिसाब से। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करता है? 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक। ये A का बात हुई है। अब B हमारा क्या करता है? Y रुपए को Y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4A लिख सकते हैं। तो 4A को Y इन्वेस्ट करता है, SI पे ही इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेम स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब रेट भी हमारा 20% पर एनम ही होगा और टाइम भी हमारा 2 ईयर्स ही होगा क्योंकि बाद में हमको दिख रहा है B आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारा जो भी इतना झमेला में चीज़ में दिया हुआ था हम लोग सिंपल में ऐसा लिख लिया। आगे क्या कह रहा है? इंटरेस्ट गॉट बाई ए इज इतना मोर देन दैट ऑफ बी। ए के द्वारा जितना इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट गॉट बाई ए इज 480 मोर देन इंटरेस्ट गॉट बाई बी, ठीक है। ए का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? पी टी आर बाई 100 होता है। पी हमारा 5 है, टी हमारा 2 है, आर हमारा 20 है बाई 100 इज इक्वल टू 480 प्लस इंटरेस्ट गॉट बाई बी हमारा क्या हो जाएगा? ये ए का था, ये बी का हमारा क्या हो जाएगा? P इंटू टी इंटू आर बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा, काफ़ी आसानी से आएगा। 20 से कट करेंगे 5 टाइम्स कटेगा, 5 से कट करेंगे 5 कट जाएगा पूरा। यहाँ भी करेंगे 20 को 5 से कट करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे कितना बचा 2a, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 8a/5 बराबर 480। ठीक है, 5 LCM, 10a माइनस 8a बराबर 480। ठीक, मतलब 2a/5 इज इक्वल टू 480। ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट किए 240, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। a का वैल्यू 1200 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी, मतलब दोनों के द्वारा ए और बी के द्वारा जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ना, सबका वैल्यू निकालना है। ए के द्वारा कितना एक्स इन्वेस्ट किया गया था, मतलब 5a इन्वेस्ट किया गया था इस रिलेशन के हिसाब से। बी के द्वारा वाई रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया था, मतलब 4a इन्वेस्ट किया गया था, तो 4a लिख दिए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5a प्लस 4a कितना है, 9a है। टोटल हमारा 9a है। 9 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1200 है, तो 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 को, तो 12 9 जा 108 00, मतलब 10,800 हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी हो गया। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 10,800। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं, अपना रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। A shopkeeper marked the price of jeans 25% above the cost price। अच्छा, पहले मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ जींस इज 25% above the कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, तो 25% ज़्यादा है, मतलब मार्क्ड प्राइस 125 हो गया, 125। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ ₹10%, सॉरी, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। एक दुकानदार रहता है जो कि कॉस्ट प्राइस इसका 100 था, उससे 25% बढ़ा के 125 कर देता है। अब क्या करता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमारा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा और हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, इसको हमेशा याद रखिए। और प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़, क्योंकि बेसिक चीज़ पता है तभी आप लोग कैसा भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से निपटा सकते हैं। बाद में क्या करता है, ये दोनों काम कर देने के बाद 10% और 5% का डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, अलग अलग नहीं दे रहा है, सक्सेसिव है, मतलब एक के बाद एक है। अच्छा, 10% मतलब क्या होता है हमारा 1/10 होता है। ठीक है, 5% हमारा क्या होता है, मतलब 1/20 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट है मतलब हमारा कम होगा, मतलब कि माइनस होगा, मतलब पहले 10 था तो बाद में जाके 9 हो गया, पहले 20 था तो बाद में जाके 19 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई किया 400 आया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 171 आई थिंक। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या 400 कहाँ से आया, 200 आएगा भाई, तो ये 200 आ गया, ये हमारा 171 आ गया। तो नेट हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, नेट डिस्काउंट कितना हो रहा, इसमें से इतना माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 29, किस पे 200 पे, मतलब नेट डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 29/2%। ये हमारा नेट डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इसको एक साइड लिख लेते हैं। डिस्काउंट हमारा मार्केट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और जो सक्सेसिव डिस्काउंट था उसका नेट डिस्काउंट हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस जो कि 125 है, इस पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है 29/2% का। तो यहाँ पे लिख के बताते हैं 125 का 29/200 करेंगे, इसका मतलब इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट निकाल लेते हैं कितना दिया जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 5 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, मतलब कि 29 को 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा 9 5 जा 45, 10 + 4 14/8 आ गया। ठीक है, डिवाइड नहीं करते,
इतना रुपया हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्स प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क्स प्राइस 125 यूनिट है, डिस्काउंट कितना यूनिट का मिल रहा है, 145/8 यूनिट का मिल रहा है। तो 8 LCM हो गया, 8 5 40 12 12 8 96 प्लस 400। ठीक है, माइनस 145, मतलब कि SP कितना है 5 5 और 9 में से बन गया 8/8, इतना SP है। ठीक है, समझ में आ गया SP कैसे निकाले हैं, पहले डिस्काउंट निकाल लिए, इतना का डिस्काउंट था और मार्क्स प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा SP आ गया। नीचे का जो कचरा हुआ उसको हटा देते हैं। ठीक है, काफ़ी हम धीरे धीरे चल रहे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई बिगनर भी हो जिसको ABC भी नहीं पता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी इस सवाल को आसानी से समझ पाए और हिम्मत करे कि अगला सवाल वो बना सके खुद से। ठीक है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को मैं जल्दबाजी में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जल्दबाजी में सॉल्व तो करना ही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी। तो मार्केट प्राइस ये आ गया, कॉस्ट प्राइस ये आ गया, सेलिंग प्राइस ये आ गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ दिस शॉपकीपर मेड प्रॉफिट ऑफ 89.1 रुपीज। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो डिवाइडेड में 8 है ना, तो एक काम करते हैं, तीनों रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन का मतलब झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह क्या था 125 था, तो 8 को तीनों रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मार्क्स प्राइस हमारा कितना हो गया 1000, कॉस्ट प्राइस 800, ये हमारा कितना हो गया 855, सेलिंग प्राइस आ गया। तो मार्क्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ये आ गया। हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारे हिसाब से कितना है 55 रुपीज़, मतलब 55 यूनिट का प्रॉफिट है, 800 कॉस्ट प्राइस है, 855 सेलिंग प्राइस है, तो हमारे हिसाब से 55 यूनिट का प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 89.1 रुपीज़ प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब यही 55 का वैल्यू कितना है 89.1 रुपीज़ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 89.1/55, किससे काटे 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 8 88, 11.1, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 81/50 है। पॉइंट को नीचे करके 0 कर दिए। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस शॉपकीपर सोल्ड द जीन्स टू मेक प्रॉफिट ऑफ 40%, मतलब कि कितने रुपए पे बेचे ताकि शॉपकीपर को 40% का प्रॉफिट हो। 40% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 140% का 800 का। ठीक, क्योंकि 40% किसका प्रॉफिट होगा 100% पे होगा, तो 100% पे 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब क्या होगा बढ़ाना ही ना होगा, मतलब प्लस करना है। तो 100 में 40 को ऐड करेंगे तो 140% ऑफ 800 आ जाएगा। इस दोनों को कर दिए तो 8 4 32, 8 + 3 11, मतलब इतना हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हुआ यूनिट हुआ, रुपीज़ नहीं हुआ। अब 1 यूनिट का वैल्यू हमारा इतना दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 1120, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 81/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 0 से 0 काट देते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 16 + 1 17 हो गया, 8 + 1 9 + 1 10 हो गया, 8 पर 9 हो गया, बाई 5 हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। चूँकि आंसर हमारा फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसको डेसिमल में कर लेते हैं वापस। तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 6 7 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 814.4 रुपीज़ हो गया। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, मतलब कि क्या 814.4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
सिंपल था। मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 माने थे, मार्केट प्राइस को 125% कर दिए। और जो सक्सेसिव डिस्काउंट था उसको नेट डिस्काउंट हमारा कितना आ गया। नेट डिस्काउंट निकालने का ट्रिक आपको बता दिए है, कैसे ही नेट डिस्काउंट निकलता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है नेट डिस्काउंट निकालने का, वो हमको भी नहीं याद है शायद अच्छे से, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इसी टाइप का कुछ होता है। तो क्या ज़रूरी है फार्मूला लगाने का, हमको खुद नहीं पता है कि यहाँ पे प्लस होता है कि माइनस होता है, इसलिए हम हमेशा इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं नेट डिस्काउंट निकालने के लिए। ठीक है, इसमें कोई झंझट का वाली बात नहीं है। नेट डिस्काउंट हमारा इतना आ गया तो नेट डिस्काउंट हमारा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, तो हमारा डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस इतना आया था। फ्रैक्शन में हमको नहीं चाहिए था वैल्यू, इसलिए इसको 8 से तीनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा फाइनल रेशियो मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये आ गया। और उसके बाद प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस में से, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब आता है 55 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 89.1 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए। अब 40% प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस हमारा इतना यूनिट आ गया, इसको 1 यूनिट के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 1814.4 आ गया रुपीज़। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोबेबिलिटी का है, और इसमें हमारा शायद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है। ए बॉक्स कंटेन्स 12 रेड बॉल, 6 ग्रीन बॉल एंड x येलो बॉल्स। ठीक है, एक डब्बा में 12 रेड बॉल रहता है, 6 ग्रीन बॉल रहता है और x येलो बॉल रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल आउट ऑफ द बॉक्स इज इतना। एक ग्रीन बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 6 है, तो एक चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 61 होगा। ठीक है, और टोटल हमारा बॉल्स कितना है, 12 प्लस 6 18 प्लस x, 18 प्लस x है। इसमें से कितना बॉल चूज करना है, 1 ही चूज करना है, तो 18 प्लस x से 1 हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी 2/9 दिया हुआ है। देखिए प्रोबेबिलिटी प्लस, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्लस कॉम्बिनेशन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो 6c1 हमारा 6 होता है, 18 प्लस x c1 हमारा 18 प्लस x ही होगा, बराबर 2/9 होगा। तो 2 से काटेंगे तो 3 से 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 प्लस x बराबर 9 3 27 हो जाएगा। तो वही x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 27 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 9 हो गया। इसका मतलब रेड हमारा कितना है, 12 है, ग्रीन बॉल्स कितना है, 6 है, और जो येलो बॉल x था, येलो बॉल्स कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछता हमको x का वैल्यू तो चाहिए था, जिसके लिए ये क्लू दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसके हेल्प से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन बॉल विच कैन बी आइदर रेड और येलो। एक बॉल को चूज करना है इस सारे बॉल्स में से, जो कि या तो ये रेड हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। और लगा हुआ, और मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन में, प्लस, एंड रहता है तो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे तो और बोल रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, तो वन बॉल चूज करना है, या तो रेड हो या तो येलो हो। रेड कितना है 12, तो 12c1 हो, या फिर इसलिए प्लस दिया है, या फिर येलो हो। येलो कितना है 9 है, 9c1 हो। प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब टोटल कितना है बॉल, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 कितना हो गया, 27। ठीक है, टोटल 27 बॉल्स है, 27c, कई वो बॉल चूज करना है, एक ही बॉल चूज करना है, इसलिए 1 आ गया। ठीक, 12c1 हमारा 12 हो गया, 9c1 हमारा 9 हो गया, 27c1 हमारा 27 हो गया। तो 9 2 11, मतलब 9 हम क्या लिख दिए 12 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 21 होगा। 21/27 हो गया, कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 7 21, 3 9 27। आंसर कितना हो गया, 7/9 हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 7/9 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम का है, बेसिक सवाल है, रेशियो का है, यूज होने वाला है इसमें। When digits of a 2 digit number are reversed, number obtained is 9 less than twice of the original number। अच्छा, एक चीज आप बताइएगा, 2 डिजिट नंबर को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? 10x प्लस वाई कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये तो पता होगा, क्लास 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे। 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में रहता है? 10x प्लस वाई के फॉर्म में रहता है। अब क्या इसमें कह रहा है, व्हेन डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, इसका नंबर को रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स क्या करने के बाद क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स आ जाएगा। अब कोई कहेगा कि रिवर्स करने के बाद क्या आएगा? y प्लस 10x आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 10 तो हमारा 10 प्लस पे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो रिवर्स करने के बाद हमारा 10y प्लस एक्स आएगा, ठीक है। और रिवर्स करने के बाद क्या होता है, नंबर जो कि आता है रिवर्स करने के बाद, ये नंबर है वो हमारा 9 लेस है ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, मतलब 10y प्लस एक्स है ना, 9 कम है, ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई है, इससे 9 कम है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 10y प्लस एक्स बराबर 20x प्लस 2y माइनस 9। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 20x माइनस एक्स करेंगे 19x माइनस 2y माइनस 10y करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस 8y बराबर 9। ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो द न्यू नंबर obtained is 175% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सेकेंड केस क्या कर रहा है, दो वेरिएबल है इसलिए हमको दो इक्वेशन तो जरूरी है। दूसरा इक्वेशन हमको इससे वैल्यू प्राप्त होगा, जो नया नंबर आया मतलब जो 10y प्लस एक्स आया है, ये 175% है। 175% है किसका है? ओरिजिनल नंबर, मतलब 10x प्लस वाई का 175% है। तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ठीक है। तो 40y प्लस 4x बराबर 70x प्लस 7y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 40y में से 7y जाएगा तो 33y बराबर 20x में से 4x जाएगा 66x, 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, मतलब कि y का वैल्यू हमारा 2x आ गया। ये y का वैल्यू 2x है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 19x माइनस 8 टाइम्स ऑफ y की जगह पे 2x लिख दिया बराबर 9 आ गया। तो 19x माइनस 16x बराबर 9 आ गया। 3x बराबर 9 है, तो x बराबर कितना होगा? 3 होगा। x बराबर 3 है तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा? y बराबर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो y बराबर 6 हो गया। x और y का वैल्यू आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। सम ऑफ द डिजिट, पहला डिजिट 3 है, सेकंड डिजिट 6 है, इसे 3 प्लस 6 को करेगा तो कितना होगा? 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। 9 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा बोट एंड स्ट्रीम का है। हाँ, टाइम टेकन बाय ए बोट इन अप स्ट्रीम इज डबल देन द टाइम टेकन बाय इट इन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो भी टाइम होता है वो 2 टाइम्स है टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, बट distance covered by it in upstream is only 75% of the distance covered by it in downstream। मतलब अप स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस कवर्ड करता है वो सिर्फ 75% रहता है, डाउन स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस कवर्ड करता है उसका। मतलब क्या? मतलब यही कि इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे ताकि काफ़ी आसानी से सवाल बन जाए बिना किसी वेरिएबल के हेल्प से, ठीक है। डिस्टेंस लेट सपोज कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम हमारा 100 यूनिट है, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अप स्ट्रीम हमारे कितना होगा? 75% ऑफ 100 के मतलब 75 यूनिट हो जाएगा, ये हो गया। अब टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, एक चीज मान लेते हैं, स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट क्या है? u मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ करंट हमारा क्या है? स्पीड ऑफ करंट को हम लोग v मान लेते हैं, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, तब आगे सॉल्व करते हैं। स्पीड स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट u है, स्पीड ऑफ करंट v है। तो टाइम इन अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो सबको पता है। टाइम इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम बाय
स्पीड इन अपस्ट्रीम बराबर 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम बाय स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। कुछ नहीं है, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना है 75 है, तो 75 बटा स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, u माइनस भी होगा, अपस्ट्रीम में यही ना होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करेंट बराबर 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना है 100 बटा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा u प्लस वी, सिंपल, 25 3 75 25 चौका 100, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए u प्लस वी बराबर 4 2 जा 8 टाइम्स ऑफ u माइनस वी। इससे हमको रेशियो ही मिलने वाला है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है। तो 3u प्लस 3v बराबर 8u माइनस 8v, ठीक है। तो 3v प्लस 8v कितना हो गया 11v इज इक्वल टू 8u माइनस 3u कितना हो गया 5u। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट, मतलब u बाई v पूछा है। u बाई v हमारा कितना हो जाएगा 11 बाई 5 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ 11/5, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ई है। ई में दिया हुआ 11:5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग वेरिएबल लेकर सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि ये लेंदी हो जाए, इसलिए हम लोग सबसे सिंपल 100 माने हैं, ताकि कुछ भी परसेंटेज कुछ भी निकालना हो काटना उठना हो आसानी से कट उठ जाए, ठीक है। 75 यूनिट हमारा डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम हो गया। इसके हेल्प से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हेल्प से आगे इसको सॉल्व किया तो हमारा रेशियो आ गया u और v का, जो कि 11:5 है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। तो ये था हमारा SBI PO प्रीलिम्स 2020 का सारे अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो कि 2020 में पूछे गए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में, वो खाली हम आज अर्थमेटिक क्वेश्चन ही कर पाए हैं। आज क्या मतलब, ये चैनल पे सिर्फ अर्थमेटिक क्वेश्चन ही होते हैं, इसलिए 2020 का SBI PO का सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन सेशन में डिस्कशन हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी 1% भी आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी जानते ही हैं मेरा चैनल स्टार्टिंग फेज में है, अभी कितना कम सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर करके मैच सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे अर्थमेटिक के नए नए टाइप्स के क्वेश्चन लाता रहूं, जिससे आपको अर्थमेटिक का सारा डर खत्म हो जाए, ठीक है। इस चैनल को खोलने का मैं बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमको अर्थमेटिक के सभी स्टूडेंट के मन से डर को ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जिसमें स्पीड मैथ्स के नाम से आपको सिंप्लीफिकेशन करा दिया जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन करा दिया जाएगा, नंबर सिस्टम करा दिया जाएगा, मतलब मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर ये सब करा दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिया जाएगा, लेकिन अर्थमेटिक कराने वाला बहुत ही कम चैनल है। मतलब मान लीजिए 100% पूरा बैंकिंग का चैनल है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% ही ऐसा चैनल है जिसमें अर्थमेटिक के सवाल होते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।